डियर स्टूडेंट्स, आज आपको शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। शुक्र के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिक व्यापक माना गया है। समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति ही राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं है, अपितु सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों को 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दुष्टों का निग्रह, प्रजा की सुरक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मानवर्धन करना तथा भूमि का निरंतर अर्जन करना। शुक्र का विचार है कि राज्य के द्वारा अपने समस्त प्रजाजन को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में सभी प्रकार की सहायता की जानी चाहिए। शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र के प्रमुख विषय निम्न प्रकार से हैं। इसमें पहला आता है प्रजा की रक्षा। शुक्र के अनुसार राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना है। अतः राजा से अपेक्षा की गई है कि वे धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का दमन करे तथा सभी भले व्यक्तियों का संरक्षण प्रदान करें। इस दृष्टि से अपराध और अपराधियों को न्यायपन अपने देना राज्य का प्रमुख दायित्व हो जाता है। राज्य के द्वारा यात्रियों की नावों से रक्षा की जानी चाहिए। यदि राजा प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीनता बरते तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध भावना बढ़ जाती है और स्वयं राजा का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। दूसरा आता है लोक कल्याण के कार्य। राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को प्रतिपादन किया है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को न अपनाए, दीन एवं असहाय जनता का उदारतापूर्वक पालन करे और स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुँचाए। प्रजाजन के सुख के लिए चिंतन और कर्म राजा का कर्तव्य है, क्योंकि प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। अगला आता है आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंधन। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंधन को राज्य का भी एक आवश्यक दायित्व मानता है। शुक्र ने विचार व्यक्त किया है कि गौ, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातुओं और खनिजों, मादक द्रव्य और विषों आदि पदार्थों तथा चल संपत्ति के क्रय विक्रय, चिकित्सा आदि व्यवसायों का राज्य द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार उपर्युक्त गतिविधियों के लिए राज्य से अनुज्ञा यानी आज्ञा भी प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए। अगला आता है प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन। इस प्रसंग में भी शुक्र का दृष्टिकोण नितांत व्यवहारिक है। संतुष्ट राज कर्मचारी ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। इस बात को अनुभव करते हुए शुक्र ने प्रशासन के आंतरिक पक्षों, कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के संबंध में राज्य को से सुनिश्चित तथा कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति अपनाने की अपेक्षा की है। संभवतः शुक्र इन विषयों की विस्तृत विवेचना करने वाले प्रथम विचारक है। इसके साथ ही शुक्र ने इस बात पर भी बल दिया है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का भली भांति पालन करे तथा जनता को कष्ट न पहुँचाए। शासक को इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हुए प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण रखना चाहिए। अगला आता है न्याय की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है और न्यायशील शासक ही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर की सिद्धि में सहायक हो सकता है। अतः शासक को न्याय के लिए सुप्रबंध करने चाहिए। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से सुसंगठित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाजन को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंडित करना राज्य का परम कर्तव्य है और उसने चेतावनी दी है कि न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण भी बनती है। अगला आता है राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्व।
शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना है और शासन को ऐसे प्रयत्न करने का निर्देश दिया है जिनसे विधाओं तथा विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का परामर्श है कि राज्य या शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और विद्या तथा कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिभा सम्मानित भी करे। शासक का दायित्व है कि वह वेदों, स्मृतियों और पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्र वेदताओं, शास्त्रज्ञों, चिकित्सकों, अन्य विषयों के विद्वानों और बुद्धिमानों तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे तथा समस्त व्यवस्था में इन गुणी व्यक्तियों को उचित सम्मान भी दे। अगला आता है राज्य के सामाजिक दायित्व। राज्य के सामाजिक दायित्वों का शुक्र ने मनु की भांति ही विस्तृत वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का दायित्व है। वह सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि समाज के विभिन्न वर्ग या वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करे तथा समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध भी बने रहे। अगला आता है नैतिक और धार्मिक कार्य। शुक्र के अनुसार राज्य के लिए नैतिक और धार्मिक जीवन की ओर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके लिए राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए और जनता में नैतिक गुणों के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य की आय का चौथाई भाग दान आदि पर व्यय होना चाहिए। शुक्र कहते हैं कि जिन उत्सवों को प्रजा करती हो उनका राजा सदा पालन करे तथा प्रजा के आनंद से आनंदित तथा दुख से दुखी हो। अगला आता है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों और टकरावों से बचा जाना चाहिए, लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो फिर संपूर्ण युद्ध भी किया जाना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र की उपयुक्त विवेचना के साथ ही शुक्र ने इस बात पर भी बल दिया है कि राज्य के द्वारा इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किए जाने चाहिए तथा अपनी क्षमता में या कार्य क्षमता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने राज्य के कार्य क्षेत्र में प्रजा की रक्षा, लोक कल्याण के कार्य, आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन, न्याय की व्यवस्था, राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्व, राज्य के सामाजिक दायित्व, नैतिक और धार्मिक कार्य और परराष्ट्र संबंधों के संचालन संबंधी कार्यों का विस्तृत विवेचन किया है। धन्यवाद।